नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर बात की जाए तो हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके तहत आमेर राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। आमेर के राजा मान सिंह के शाही सेवा काल के बारे में जिक्र कर रहे हैं, यानी कि जो मुगलों की नौकरी उनके द्वारा की जाती है उनको 3 कार्यकाल में हमने विभाजित, उनके कार्यकाल को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें प्रथम शाही सेवा काल जो प्रारंभ होता है 1562 ईस्वी से लेकर 1574 और द्वितीय शाही सेवा काल जो 1574 ईस्वी से लेकर 1589 ईस्वी तक रहता है। उसके पश्चात जो तृतीय शाही सेवा काल शुरू होता है 1589 से लेकर जो बात की जाए 1614 ईस्वी तक, उनकी मृत्यु तक। तो उसमें उनके द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में, विजय अभियानों के बारे में हम जिक्र करें, जिसके तहत हमने देखा किस तरीके से मेवाड़ के सूबे में उनके द्वारा शांति व्यवस्था स्थापित की जाती है 1587 ईस्वी में, जो बिहार का सूबेदार उन्हें बनाया। उसके पश्चात हम बात कर रहे हैं, पिछली क्लास में हमने जिक्र किया कि उड़ीसा की विजय उनके द्वारा की जाती है, यानी कि जो उड़ीसा के शासक को उनके द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करवाई जाती है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की, जो उड़ीसा का पठान शासक अफ़गानों का वहाँ पे शासक था और अफ़गानों और मुग़लों की जो बात की जाए शत्रुता निरंतर चली आ रही थी। उसी दौरान वहाँ के शासक कुतलू खां के द्वारा क्या किया गया, विद्रोह कर दिया गया। अब उसे जो मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने का कार्यभार मान सिंह को सौंपा गया और उसी दौरान हमने देखा 1590 ईस्वी में मान सिंह के द्वारा जो उड़ीसा में सैन्य अभियान किया गया। तो उसी दौरान इनके मध्य जो कुतलू खां के द्वारा जो अपना एक सेनानायक कुरु भेजा गया था, उसे रोकने के लिए जो मान सिंह के द्वारा अपने पुत्र जगत सिंह को भेजा गया। तो उस युद्ध के दौरान जो भीषण युद्ध होता है उसमें जगत सिंह बुरी तरह से जो घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। राजा हमीर के द्वारा जो विष्णुपुर का शासक होता है उसके द्वारा सहायता की जाती है। जब ये मान सिंह को पता चलता है तो मान सिंह बड़ा क्रोधित होता है और कुतलू खां पे आक्रमण करने की तैयारियां करने लगता है। तो उसी दौरान हमने देखा संयोग से कुतलू खां की क्या हो जाती है, 10 दिनों में मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उसका पुत्र जो सिंहासन पर बैठता है, कौन बैठता है, उसका नाम होता है नासिर। नासिर जो सिंहासन पर बैठता है और उसका वजीर कौन होता है, ईसा खां होता है। तो उनके द्वारा जो मान सिंह के साथ जो संधि वार्ता, ईसा खां के द्वारा जो मान सिंह के साथ संधि वार्ता शुरू कर दी जाती है और मान सिंह के समक्ष 150 हाथी और कई अमूल्य वस्तुएं भेंट की जाती है व्यक्तिगत रूप से जो नासिर के द्वारा जो उपस्थित होकर। तो उसी दौरान इनके बीच में समझौता होता है और अफ़गानों के द्वारा जो मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, अकबर के नाम का खुतबा पढ़वाया जाता है, उनके सिक्के ढलवाए जाते हैं। मान सिंह इस संधि को मान लेता है और उसी दौरान जो उड़ीसा को मुग़लों की अधीनता स्वीकार करवा दे। लेकिन हम देखेंगे उसके पश्चात पुनः जो अफ़गानों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है और मुग़ल अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया जाता है। मान सिंह और नासिर के बीच में जो संधि होती है उस संधि को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। उसके पश्चात मान सिंह के द्वारा जो दोबारा से पुनः जो क्या किया जाएगा, उड़ीसा के विरुद्ध सैन्य अभियान किया जाएगा और वहाँ के शासकों को क्या किया जाएगा, पराजित किया जाएगा। उसकी हम बात करेंगे, उसका हम जिक्र करेंगे। जैसा कि हमने देखा कुतलू खां की मृत्यु पश्चात नासिर शासक बनता है और उसका वजीर, यानी वजीर बोले तो प्रधानमंत्री जिसे कहा जाता है, ईसा खां बनता है। ईसा खां के द्वारा जो ये उदंडी टाइप के जो अफ़गान होते हैं, बदमाश शैतान टाइप के, उनको नियंत्रित रखा, समझा बुझा कर, जैसे भी डरा के, और मुग़लों के साथ उन्होंने समझौता कर लिया। मान से उनको पता था कि इनका प्रतिरोध हम नहीं कर सकते। अब जैसे ही क्या होता है, ईसा खां की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। 1591 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1590 ईस्वी ये मात्र 1 साल तक रहता है मान सिंह से समझौता करने के पश्चात। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अफ़गानों पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, कोई नियंत्रण करने वाला नहीं रहता है, क्योंकि यही एक जो बात की जाए समर्थ जो व्यक्ति था जो संपूर्ण अफ़गानों को कैसे भी डरा धमका कर या समझा बुझा कर नियंत्रित कर सकता था। अब नासिर खां के ये बस की बात नहीं रहती, तो अफ़गानों को जब अवसर मिल जाता है तो अब इस समय अफ़गानों के द्वारा जो संधि हुई थी, जिसके तहत जगन्नाथ का जो उड़ीसा का जगन्नाथपुरी का मंदिर था वह मुग़लों को सौंप दिया गया था। वहाँ से प्राप्त होने वाली आय किसके अधीन हो गई थी, मुग़लों के अधीन। अब उस मंदिर पे आक्रमण करके अफ़गानों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, उस मंदिर पे अधिकार कर लिया गया और वहाँ से
जो मुगलों के जो अधिकारी थे उन मुगलों के अधिकारी को भगा दिया जाता है। अब इसके पश्चात जैसे ही ये मान सिंह को पता चलती है बात, और इसके अलावा क्या किया जाता है, जो राजा हमीर होता है, विष्णुपुर का शासक होता है, जिसके द्वारा मान सिंह के पुत्र जगत सिंह को युद्ध क्षेत्र से निकाला जाता है और उसको अपने विष्णुपुर है जो राज्य ले जाता है। उसके पश्चात जो उस अचेत अवस्था में उसको बचाया जाता है। तो ये एहसान मान सिंह पे भी था। तो अब उसके विष्णुपुर के शासक जो हमीर के क्षेत्र पे भी क्या किया जाता है, अफगानों के द्वारा आक्रमण करके उस क्षेत्र पे भी अधिकार कर लिया जाता है। मान सिंह को जैसे ही ये बात पता चलती है तो मान सिंह बड़ा क्रोधित होता है। मान सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, अकबर से जो परमिशन ली जाती है, आज्ञा ली जाती है, आदेश लेकर मान सिंह के द्वारा जो पटना से क्या कर दिया जाता है, उड़ीसा की तरफ अपनी सेना लेकर रवाना हो जाता है। और ये सेना लेकर रवाना होता है कब, 3 नवंबर 1591। पहले तो 1590 ईस्वी में आया था ये, 1590 ईस्वी में जो उड़ीसा का अभियान किया, कुतलू खां का था उस वक्त शासक, और जैसे ये मर गया तो नासिर खान ने जो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन इस वजीर के मरने के पश्चात इनके द्वारा क्या कर दिया, पुनः मुगल अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। और अफगान क्या हो गए, जो अफगान शासकों, अफगान सरदारों के द्वारा जो विरोध, क्योंकि अफगानों में जो बात की जाए, ये जो सरदार वगैरह होते थे, शासक की बजाय जो इनमें तालमेल की अभाव हमें देखने को मिलता है, और ये अफगान सरदार अपने स्तर भी कुछ कर सकते थे। तो अफगान सरदारों के द्वारा जो इस शासक नासिर की बात नहीं मानते हुए जो विद्रोह कर दिया गया, तो ये 3 नवंबर 1591 ईस्वी को जो बादशाह अकबर से आज्ञा लेकर मान सिंह जो इस विद्रोह को कुचलने के लिए रवाना होता है। और अकबर के आदेशानुसार जो बंगाल का शासक होता है, पिछली बार भी बंगाल से ये सैन्य अभियान की तरफ आता है तो इसको सैन्य सहायता मिलती है, वहाँ से तोपखाना भी मिलता है। अब की बार भी जो बंगाल का क्या होता है, जो मनसबदार होता है, बात की जाए बंगाल का सूबेदार होता है सईद खां, सईद खां के द्वारा क्या किया जाता है, सईद खां भी जो मान सिंह की सहायता करने के लिए अपनी सेना लेकर उपस्थित हो जाता है। और इसी दौरान मान सिंह क्या करता है, जो अपनी सेना सहित है जो अफ़गानों के विरुद्ध रवाना हो जाए। जैसे ही अफ़गानों को इस बात की पता चलती है कि मान सिंह उनके विरुद्ध सैन्य अभियान करने वाला, उनके विरुद्ध सेना लेकर आ गया है, तो अफ़गानों के द्वारा क्या किया जाता है, अपनी सुरक्षा के लिए ये जो इनका प्रदेश था, अफ़गानों का जो उड़ीसा प्रदेश था, राज्य था, उस प्रदेश के उत्तरी सीमांत क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं कि ये चाहते हैं कि थोड़ा मान सिंह आगे बढ़े, और उसके पश्चात इनके लिए जो वो सुरक्षादायक जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में चले जाते हैं और वहाँ मान सिंह से जो युद्ध करने का निश्चय किया था। मान सिंह इनके पीछे सेना लेकर चलता है और यहीं पे जो इन अफ़गानों के द्वारा अपना सैन्य शिविर डाला जाता है। ये उत्तरी सीमांत में जो जलेसर नाम का नगर होता है, उस नगर के आसपास ही जो अफ़गानों के द्वारा क्या किया जाता है, अपना शिविर डाला जाता है, सैन्य शिविर, वहाँ जो ये इनके द्वारा युद्ध की तैयारी। अब ये मान सिंह इनके पीछे जो सेना लेकर चल रहा है, अब जब दोनों की सेनाएं आमने सामने हो जाती है कुछ समय पश्चात, तो अप्रैल 1592 ईस्वी में इनके मध्य क्या होता है, युद्ध होता है अफ़गानों और मान सिंह की सेना में। अब अफ़गानों और मान सिंह की सेना में शुरुआती तौर में भयंकर भीषण युद्ध होता है। उसमें शुरुआती तौर पे अगर बात की जाए तो इनमें जो ये सईद खां इनके साथ आया है, कौन, सईद खां बंगाल का जो सूबेदार है, ये साथ में आया, और मान सिंह के जो कच्छावा राजपूत मुगल सैनिक है उनके बीच में तालमेल और सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, जिसके कारण क्या होता है, युद्ध के शुरुआती तौर में अफ़गानी जो पठान है वो इन पर शाही सेना पर भारी पड़ते हैं और एक बार तो शाही सेना के पैर उखड़ने लगते हैं। लेकिन मान सिंह की सूझबूझ और अनुभव के द्वारा जो इस युद्ध में जो उसके द्वारा विजय हासिल की जाती है, जैसे ही ये सईद खां का पक्ष कमज़ोर हो जाता है, उसी दौरान जो उसी समय उचित समय पे जो मान सिंह के द्वारा अतिरिक्त सैन्य सहायता भेज कर क्या किया जाता है, इन अफ़गानों को युद्ध में पराजित किया जाता है और निर्णायक रूप से इनके द्वारा इन अफ़गानों को, अफ़गान सरदारों को पराजित कर दिया जाता है। अब इनको पराजित किया जाता है और ये अफ़गान शासक वहाँ से भाग जाते हैं युद्ध क्षेत्र से। लास्ट में तो इनके द्वारा जो अपने साथी जो 300 सैनिकों को ये मृतक अवस्था में छोड़कर भाग जाते हैं और इस युद्ध में जो मान सिंह की क्या होती है, विजय होती है। तो दूसरी बार इसके द्वारा जो आक्रमण करके, पहली बार तो बगैर युद्ध के हो गई थी बात, अगर बात की जाए संधि कर ली थी, थोड़ा बहुत जो बात जगत सिंह में के मध्य और जो कुतलू खां का जो सेनानायक कुरु के मध्य संघर्ष हुआ था। अब इसके द्वारा जो इनको पूर्ण रूप से पराजित करने के पश्चात ये जलेसर जो नगर है
उसमें क्या करता है, मान सिंह प्रवेश करता है। अगले दिन मान सिंह के द्वारा वहाँ पे जो बादशाह अकबर है उसके नाम का खुतबा पढ़ाया जाता है। खुतबा क्या होता है, जो इनके नमाज लगती है ना, नमाज में जो बादशाह का नाम लिया जाता है उसे ही खुतबा कहा जाता है। तो अकबर के नाम का खुतबा पढ़वाया जाता है और वहाँ सिक्के ढलवाए जाते हैं, मुग़ल सिक्के जो अकबर के नाम के वहाँ ढलवाए जाते हैं। और उसके पश्चात यहाँ नियंत्रित कर लिया। अभी भी अफ़गानों की शक्ति कमज़ोर नहीं, अफ़गान निरंतर संघर्ष करने में लगे। अफ़गान जो इस युद्ध से भागने के पश्चात जो एक जगह एकत्रित होने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी दौरान जो एकत्रित ये कटक नामक क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, कटक नामक दुर्ग में एकत्रित हो जाते हैं सारे अफ़गान। और जैसे ही मान सिंह को खबर मिलती है कि कटक में जो उसके मान सिंह के विरुद्ध अफ़गान पुनः एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि तो उसी दौरान मान सिंह के द्वारा क्या किया जाए और कटक पे आक्रमण करके कटक पे भी अधिकार कर लिया जाता है। और मान सिंह की जो सफलता के पीछे ये जो मुग़लों का तोपखाना है इसकी क्या रहती है, विशेष भूमिका रहती है। और मान सिंह का खुद का जो बात की जाए, जो सामर्थ्य है, खुद की जो सूझबूझ है, अनुभव, उसका भी इसे फ़ायदा मिलता है। अब ये जो इनका दमन करने अफ़गानों को जो मुग़ल अधीनता स्वीकार करने के पश्चात इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है पूर्ण रूप से, जो मान सिंह के द्वारा मुग़ल क्षेत्र में मिला दे। अब उसके पश्चात जो ये दक्षिण उड़ीसा की तरफ बढ़ता है और वहाँ के जो स्थानीय जमींदार होते हैं, स्थानीय छोटे मोटे शासक होते हैं, उनको भी जो क्या किया जाता है, सैन्य कार्रवाई करते हुए जमींदारों को जो मुग़लों की अधीनता मान सिंह के द्वारा स्वीकार करवा दी जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने जाना कि मान सिंह के द्वारा पुनः जो उड़ीसा में सैन्य अभियान करते हुए वहाँ के शासक जो नासिर है यानी कि अफ़गान सरदारों को नियंत्रित किया जाता है। और उड़ीसा के क्षेत्र में जो पुनः जो बात की जाए, पहले संधि हो गई थी, उस संधि को उनके सरदारों के द्वारा भंग कर दिया था, जिसके तहत उड़ीसा प्रांत में पुनः जो मान सिंह के द्वारा मुग़लों का आधिपत्य उन्हें स्वीकार करवाया जाता है। और जो बात की जाए अफ़गानों पर नियंत्रण किया, उसके पश्चात जो अन्य जो स्थानीय सरदार होते हैं, जमींदार हैं, उनको भी मुग़ल अधीनता इसके द्वारा स्वीकार करवा दी जाती है। और इस तरीके से मान सिंह के द्वारा जो उड़ीसा क्षेत्र में जो विजय हासिल की जाती है। अब इसके अलावा जो अगली क्लास में हम बात करेंगे, मान सिंह के द्वारा जो कई और स्थानीय शासक होते हैं उड़ीसा के, उनको भी मुग़ल अधीनता स्वीकार, स्थानीय जमींदारों को भी मुग़ल अधीनता स्वीकार करवाई जाती है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। और भी किसी तरह के जो राय या सुझाव आपके अध्ययन अध्यापन से संबंधित हुआ भी आमंत्रित है। तो उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।